Hello everyone. In this video we will do the topic principle of directing from the chapter 7 directing of class 12. So let us start with the topic principles of directing. First of all, we know that directing is a very challenging task. Why? Because it is involving many complexity. Manager has to deal with the different people, different background, different language, different religion and with the different expectations, right? डायरेक्टिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है. किसी को डायरेक्शन देना इजी काम नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो मैनेजर्स होता है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. उसको डिफरेंट जो पीपल्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी अलग सोच होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है और उनका डिफरेंट काम करने का तरीका होता है, उनके डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो सबको लेकर चलना है और सबको डायरेक्शन देना ईजी काम नहीं होता है. सो दिस कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन. इससे डायरेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, परेशानियां आती हैं. सो टू रिमूव दिस कॉम्प्लेक्सिटीज देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग विच हेल्प अस टू ओवरकम दिस कॉम्प्लेक्सिटी. इसको जो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, जो परेशानियां आएंगी डायरेक्शन देने में मैनेजर को, उसके लिए क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के, ये जो हेल्प करते हैं ये सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ओवरकम करने के लिए. सो लेट अस try to understand all the principles one by one. So let us start. Point is principle of maximum individual contribution. Directing should adopt such technique which enables the subordinate to contribute their maximum to achieve the desired goal. So this means that this principle tells us that the direction must be given in such a way that an individual may work with his full potential so that the goal can be achieved. मतलब मैनेजर को ये प्रिंसिपल ये कहता है कि डायरेक्शन जो मैनेजर के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि वो जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय की फुल पोटेंशियल जो वर्किंग पोटेंशियल है अपना उसका फुल बेस्ट जो है उसको निकाल सके टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल. तो मैनेजर को इस तरह डायरेक्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो मोटिवेट हो जाए और अपना बेस्ट दे या फिर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. So this is the first point, that is the principle of maximum individual contribution. The principle of harmony of objective. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल का मीनिंग होता है कि डायरेक्शन इस तरह की जानी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव हैं या फिर जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों में हार्मोनी आए, दोनों में कोऑर्डिनेशन हो या दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में एकता आए. दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जो एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, तो दोनों में हार्मनी आए. अब कैसे अलग होते हैं? हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसकी सैलरी उसको अच्छी मिले, बोनस मिले, इंसेंटिव्स मिले. और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्या चाहती है, मैनेजर क्या चाहते हैं कि वर्कर अपना बेस्ट दे, ज़्यादा काम करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो. ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? मेहनत ज़्यादा चाहती है. और एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं? पैसा ज़्यादा चाहते हैं. सो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इसको अचीव करने के लिए मैनेजर विल हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉय. मैनेजर को एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना पड़ेगा. कैसे कन्विंस करेंगे उनको? एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे कि अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे और गोल अचीव करोगे तो इसके लिए आपको भी बेनिफिट मिलेगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा. तो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो वर्क ज़्यादा करें, हार्ड वर्क करें, अपना बेस्ट दें. तो ये जो मैनेजर्स हैं उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं. सो दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट टू ब्रिंग द हार्मनी among the employees and the organization. So the manager should try to integrate both the objective through the appropriate direction टेक्निक. दोनों में इंटीग्रेशन लाना, दोनों में एकता लाना, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन दोनों में हार्मनी लाना. दैट इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव. क्लियर? Now if we talk about the third principle, that is the principle of unity of command. Now this principle, according to this principle, a subordinate or an individual should get the instruction from one superior only. अगर कोई हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो एक ही इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर देते हैं तो क्या होगा इससे? अगर मान लो हमें एक से ज़्यादा पर्सन ऑर्डर कर रहा है तो इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट्स. ये क्या सोचेंगे, वो क्या एम्प्लॉय क्या सोच में पड़ जाएगा कि हम किसका काम पहले करें. अगर हमें हमारे ऊपर जो हमारे बॉस हैं, अगर हमें दो अलग अलग बॉस दो तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें, तो हम क्या सोच में पड़ेंगे कि पहले इनका काम करें कि पहले इनका काम करें. अगर इनका वर्क कंप्लीट करते हैं तो वो गुस्सा हो जाएंगे, उनका काम अभी बाद में पेंडिंग कर देते तो ये गुस्सा हो जाएंगे.
सो इट विल क्रिएट द कन्फ्यूजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. सो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर कॉजेज कन्फ्यूजन, disorder and conflicts. So according to this principle, order and instruction should be given from one superior only and he alone will be responsible to that superior only. और वो जो भी काम करेंगे उसके लिए वही responsible होंगे. Correct? Now the next principle is the principle of appropriate technique. Now according to this principle, proper motivation and leadership technique should be used while directing the people. जब employees को direct करेंगे तो उसके लिए proper motivation और proper leadership technique use होना चाहिए, because हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी नीड होती है, अपना नज़रिया होता है, अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की, अपना काम करने का तरीका होता है हर एक एम्प्लॉय का. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर सम पीपल मनी इज़ द मेन मोटो. कुछ लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है. अगर कुछ पर्सन्स की सैलरी मान लो 12,000 है या 13,000 है, इतनी कम सैलरी है और उनको लगता है कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा और अच्छी सैलरी मिलती तो हम और अच्छा काम करते, मीन्स मनी से वो मोटिवेट हो रहे हैं, है ना. कुछ लोग होते हैं जिनको पैसा कम मिल रहा है तो उनके मन में होता है कि अगर हमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलता तो हम उसको वर्क को और अच्छा करते. एंड सम पीपल, और कुछ पीपल्स का क्या होता है, दे हैव द नाइस सैलरी, उनकी बहुत अच्छी सैलरी है. फॉर एग्जांपल 50,000 और 60,000 दे आर गेटिंग सैलरी, बट दे मोटिवेट थ्रू द प्रमोशन. उनको लगता है कि हमें प्रमोशन मिल जाता है ना, सैलरी से तो चल जाता, हमारा नाम बड़ा होता, हमको अवार्ड मिलता, तो उनका ये नीड है. तो उनकी ये किससे मोटिवेट हो रहे हैं, प्रमोशन से. और पहले वाले किससे मोटिवेट हो रहे थे, मनी से. सो एवरी एम्प्लॉयज़ हैज़ डिफरेंट नीड, हर एम्प्लॉयज़ की अलग अलग नीड होती है. सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड मोटिवेशनल टेक्निक शुड बी यूज. उनकी नीड के हिसाब से मैनेजर को क्या करना चाहिए, वो टेक्निक यूज़ करना चाहिए कि वो किससे मोटिवेट हो रहे हैं. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट technique. Means appropriate technique should be used taking into consideration the nature of the superior and subordinate as well as the specific situations. उनके हिसाब से टेक्निक यूज़ करना चाहिए कि वो किस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं. Now the next principle is the principle of effective communication. So according to this principle, manager should give instruction to all the level in an effective way. जितने भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैनेजर का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, तो वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उनका तरीका सही होना चाहिए. मैस ऐसा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मैसेजेस ऐसे इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाए. मतलब ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ ही नहीं आया है और बार बार एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ रहा है, मैनेजर के पास जाना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है कि हमें समझ में नहीं आया है, उसको फिर से समझाएं, ये काम को कैसे करना है. मतलब क्लियरली उनको समझ में नहीं आया, तो मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए. मैसेज शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजर शुड टेक देयर फीडबैक कि उनको समझ में आया है कि नहीं. मतलब मैनेजर ने हमें आके एम्प्लॉयज़ को आके ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है. बट एम्प्लॉयज़ अब क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हैं हमको समझ ही नहीं आया क्या बोल के गए, हमें समझ ही नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है. तो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाई ऑल द एम्प्लॉयज़. ऐसा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि जो क्लियरली सबको समझ में आ जाए एंड इट शुड नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन. एंड फॉर दिस द मैनेजर शुड टेक द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. उनको मैनेजर को फीडबैक लेते रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ से. उनका फीडबैक लेने से ये समझ में आएगा कि उनको जो मैसेज है क्लियरली उन तक पहुंचा है कि नहीं. सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्लियर. Next principle is the principle of use of informal organization. So according to this principle, there must be a free flow of information between the superior and the subordinate. जो information superior के और subordinate superior के द्वारा जो information subordinate को जाती है वो ज़्यादा formal नहीं होना चाहिए. So the information should be transmitted through both formal and informal medium. जो manager information दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो वो फॉर्मल नहीं होना चाहिए या फिर दोनों तरीके से दी जाना चाहिए, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी. फॉर्मल मतलब पेपर के थ्रू, मेल के थ्रू, और इनफॉर्मल मीन्स फ्रेंड के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं या किसी ग्रुप के द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं. अब ये ग्रुप कैसे होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनते हैं. ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब वहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली फ्रेंड्स के ग्रुप बनते हैं. सो बीइंग अ मैनेजर, अगर आप मैनेजर हैं तो यू शुड नो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ग्रुप है तो उनका इस्तेमाल करें. मैनेजर क्या करेगा,
आप मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा कि ये फ्रेंड सर्कल, ये जो ग्रुप बने हैं, 2-3 ग्रुप्स बने हैं, तो वो मैनेजर क्या करेगा, इन ग्रुप्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में इस्तेमाल करेगा। अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर को नई पॉलिसी लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन में, और मैनेजर को ये भी पता है कि अगर मैं ये पॉलिसी लेकर आऊँगा तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो हम मेरे अगेंस्ट जाएंगे, मेरे खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो मैनेजर को ये भी पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं, और उनके लीडर भी पता है जिनकी चलती है। ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें एक हमेशा लीडर होता है जिसकी हमेशा बात मानी जाती है। तो मैनेजर क्या करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। मतलब मैनेजर इन दोनों ग्रुप में से जो लीडर है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, और बाकी लोगों को क्या करेंगे, बाकी लोगों को वो लीडर इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो इससे मैनेजर की मेहनत है कम होगी, और वो ऐसे ही सबको इन्फ्लुएंस कर लेंगे। मतलब मैनेजर का काम कम हो गया, मैनेजर को काम नहीं करना पड़ा। मैनेजर ने ग्रुप निकाला कि 2 ग्रुप यहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो मैनेजर ने ग्रुप में से जो मेन लीडर था जिसकी बात मानी जाती है उसको पकड़ा, उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस किया, उसको इन्फ्लुएंस किया, फिर वो जाके पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इससे मैनेजर को मेहनत भी कम लगेगी। सो द मैनेजर शुड स्पॉट द ग्रुप एंड इट्स लीडर फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। मैनेजर को ऐसे ग्रुप को स्पॉट करने चाहिए और उनके लीडर को देखना चाहिए कौन लीडर है, और उसके द्वारा एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करेगा, वो अपनी बात रखेगा, ठीक है। उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो इधर उधर से पहुंचा रहे थे मेल के थ्रू, जो समझ में नहीं आ रही थी, तो वो क्या करेंगे, इनफॉर्मल तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाएंगे। सो इट्स manager should spot the group and its leader for effective directing. Last principle is the principle of follow through, means giving order is not sufficient. Manager should also follow it up by reviewing continuously whether orders are being implemented accordingly or not. Means सिर्फ मैनेजर का काम ऑर्डर देना ही नहीं है कि ऑर्डर दे दिया बस सफिशिएंट हो गया। नो, मैनेजर शुड फॉलो इट बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूसली, मतलब उनको कंटिन्यूसली रिव्यू करना, देखना, उनको सुपरवाइज करना वेदर ऑर्डर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली और नॉट, जो ऑर्डर दिए गए थे उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको कैसे कर सकते हैं, अच्छा काम किया तो आपको गिफ्ट देंगे। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ योर पेरेंट्स सेड दैट आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, आपके नंबर्स अच्छे आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने तो अपना ऑर्डर दे दिया, अब क्या ऑर्डर दे के वो किनारे बैठ जाएंगे? नहीं, वो आपको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली सुपरवाइज करेंगे। ये आपको बताएंगे नहीं पर वो आपको सुपरवाइज करेंगे। क्या सुपरवाइज करेंगे कि कहीं आप गेम तो नहीं खेल रहे हैं या टीवी तो नहीं देख रहे हैं, तो आपको अगर कंटिन्यूसली वो सुपरवाइज करते रहेंगे। तो अगर आप सही तरह से पढ़ रहे हैं तो वो आपको बीच में नहीं टोकेंगे, पर जब उनको लगेगा कि आपका तरीका गलत है, आप जो ऑर्डर दिया था उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्लान में चेंज करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से पढ़ाया जाए, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मैनेजर शुड कीप अ चेक ऑन द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय। ही शुड नॉट ओनली गिव द ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर नहीं देगा बल्कि वो क्या करेगा, ही विल कीप द चेक ऑन द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक काम सही चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। मैनेजर उसको बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जहाँ मैनेजर को फील होगा कि काम सही नहीं चल रहा है और प्लान में थोड़ा सा अल्टर करना चाहिए तो वो उसको अल्टरेशन करेंगे, मीन्स प्लान को चेंज करेंगे। थोड़ा सा काम अगर नहीं सही तरीके से हो रहा है तो प्लान में चेंजेस लाएंगे। इफ़ नेसेसरी सुटेबल मॉडिफिकेशन शुड बी मेड इन द direction. So this was the principle of follow through. So here we complete all the principles of directing, and hope you have understood all this principle. I have explained the principles along with the example, and if you have any queries relating to any of these topics you can mention it in the comment section. So till then, take care, bye.